आज हम लोग क्लास 6 की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ेंगे जिसका नाम है एंसेंट इंडिया। इसका फर्स्ट इंट्रोडक्टरी चैप्टर है द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जिसमें बताया गया है हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए, और इसी क्रम में ब्रीफली कल्चर के बारे में चर्चा की गई है। फिर यह बताया गया है किस प्रकार से डाइवर्सिटी इंडियन सोसाइटी की पार्ट बनी और यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडियन कल्चर की। फिर बताया गया है हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में क्या है, किस प्रकार से हम लोग हिस्ट्री को जान पाते हैं, इसके प्रोसीजर के बारे में चर्चा की गई है। कैसे हम लोग जान पाएंगे एंसेंट टाइम के बारे में, मिडाइवल और मॉडर्न टाइम के बारे में। और इसी क्रम में कुछ सोर्सेज की चर्चा की गई है जिसके अंतर्गत मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन और आर्कोलॉजी की चर्चा की गई है। फिर यह बताया गया है किस प्रकार से एंसेंट टाइम में हमारे पूर्वज रहा करते थे, कैसे पहले वो प्रिमिटिव लाइफ जीते थे, उसके बाद फूड गैदरर बने एंड देन फूड प्रोड्यूसर बन करके सामने आते हैं। इसी क्रम में इंडियन ज्योग्राफिकल फीचर के बारे में चर्चा की गई है जिसका इम्पैक्ट हमारे हिस्ट्री पे पड़ते रहा है। और इस क्रम में सबसे पहले हिमालय के बारे में चर्चा की गई है, फिर इंडस एंड गंगा प्लेन के बारे में और दक्षिण के पठार के बारे में चर्चा की गई है। फिर यह बताया गया है किस प्रकार से ट्रेड एंड कॉमर्स हमारे हिस्ट्री को प्रभावित करते रहा है, कैसे हम लोग धीरे धीरे ट्रेड एंड कॉमर्स का विकास करते हैं, किस प्रकार से अलग अलग जगह के लोग आते हैं, मिंगल होते हैं और यहाँ पे एक नई सभ्यता संस्कृति की शुरुआत होती है। इसी क्रम में बताया गया है कि ट्राइबल लोग होते कौन हैं, आखिर उनका हमारे कल्चर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है और किस प्रकार से ट्राइबल पीपल इंडियन कल्चर को अक्षुण्ण रखते हैं, इसके बारे में चर्चा की गई है। अंत में बताया गया है नागार्जुनकोंडा के एम्फी थिएटर के बारे में। तो अब अपने डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं बोर्ड पे। सबसे पहले चर्चा की गई है इस बुक में कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ें, वाई टू स्टडी हिस्ट्री। हिस्ट्री पढ़ने के कारण क्या हैं? सबसे पहला कारण है ताकि हम अपने पास्ट को जान सके। और पास्ट को क्यों जाने? ताकि अपने हम प्रेजेंट को बेहतर तरीके से समझ सके। वैसे भी कहा जाता है वर्तमान में हमारे साथ जो भी घटना घट रही है कहीं न कहीं उसका बीजारोपण पास्ट में ही हो चुका होता है। इस क्रम में मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा 1939 के वर्ल्ड वॉर 2 की। वर्ल्ड वॉर 2 जब आपको हो रहा था तो जब इसके पास्ट में हम जाकर के देखते हैं तो इस वर्ल्ड वॉर 2 का बीजारोपण ऑलरेडी वर्साय की संधि में हो चुका था। तो अपने पास्ट के द्वारा हम जान पाते हैं कि हमारे साथ जो प्रेजेंट में घटनाएं घट रही हैं क्यों घट रही हैं, क्या कारण है घटने का। हिस्ट्री पढ़ने का दूसरा कारण है अपने एंसेस्टर्स के बारे में जानने का। हमारे पूर्वज कैसे रहा करते थे। ऑब्वियसली जब वो अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे तो उनके ज़िंदगी में भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आई होगी। तो हिस्ट्री के द्वारा हम जान पाते हैं इन डिफ़िकल्टीज़ का सामना उन्होंने कैसे किया, किस प्रकार से वो इससे ओवरकम कर पाए। और इससे हमें सीख मिलती है यदि हमारे ज़िंदगी में इस तरह की कोई डिफ़िकल्टीज़ आए तो हमारे पास कहीं ना कहीं इस डिफ़िकल्टीज से लड़ने के लिए एक उपाय होता है। हिस्ट्री पढ़ने का तीसरा कारण है ताकि हम जान सके अपने देश के बारे में, द स्टोरी ऑफ आवर कंट्री। हम जान पाते हैं कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा। हम यह जान पाते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जनपद आता है, महाजनपद आता है और मगध साम्राज्य का उदय होता है। कैसे हमारा पूरा देश छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता है। यहाँ मुग़ल आते हैं, शासन करते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, शासन करते हैं। बहुत सारे देशभक्त होते हैं जो स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं और अंत में हमारा देश आज़ाद हो पाता है। इस प्रकार देखते हैं कि हिस्ट्री के द्वारा हम अपने देश के विकास की कहानी को जान पाते हैं। ऐसे यह देखा गया है कि लोगों की अवधारणा है कि हिस्ट्री का मतलब होता है डेट्स, इवेंट्स एंड राजाओं की वंशावली के बारे में जानना, लेकिन यह धारणा गलत है क्योंकि हिस्ट्री का मतलब कभी भी केवल डेट्स और इवेंट्स के बारे में जानना नहीं होता है, बल्कि यह हमारे लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट के बारे में बताती है। तो जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम जान पाते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के बारे में। एक वक्त था जब हिस्ट्री और कल्चर को सिनोनिम्स माना जाता था। इस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को जानने में कल्चर की अहम भूमिका होती है। तो हम लोग थोड़ा कल्चर के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आखिर कल्चर होता क्या है, कल्चर हम लोग कहते किसे हैं। तो कल्चर को कहा गया है इट इज़ अ पैटर्न ऑफ लाइफ। जब हम लाइफ के पैटर्न की स्टडी करते हैं तो यही कल्चर कहलाता है। कल्चर के अंतर्गत पहले केवल ये 3 ही विषय आते थे,
आर्किटेक्चर, लिटरेचर एंड फिलॉसफी। लेकिन जैसे जैसे हमारी सोसाइटी डेवलप करती गई, जैसे जैसे चीज़ों का विकास होता गया, लोगों की थिंकिंग बढ़ती गई, तो इसमें हम लोगों ने इंक्लूड किया बहुत सारे चीज़ों का। जो दायरा केवल 3 क्षेत्र तक ही सीमित था, इस दायरे को हम लोगों ने बढ़ाया, और इस दायरे को बढ़ा करके हम इस कल्चर को लेकर चलते हैं ऑल लेवल ऑफ सोसाइटी को की तरफ। जहाँ पहले कल्चर का दायरा आर्किटेक्चर, लिटरेचर और फिलोसफी तक ही सीमित था, इसके बढ़ा करके हम लोग आर्ट की तरफ लेकर चलते हैं। और इस आर्ट के अंतर्गत भी बहुत सारा चीज़ आता है, जैसे डांस, फाइन आर्ट, चित्रकला वगैरह बहुत सारा चीज़ आपको आते हैं। देन हम लोग देखते हैं कि इस कल्चर के अंतर्गत हम लोग लेके चलते हैं इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज के बारे में। आज जो एक्चुअली में हम लोग लैंग्वेज बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं इसकी नींव बहुत पहले डल चुकी थी। आज जो हम लोग लिखते हैं देवनागरी स्क्रिप्ट में, इसकी भी नींव बहुत पहले डल चुकी थी। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, पहले वैदिक संस्कृत थी, देन नॉर्मल संस्कृत हुई, पाली बना, अपभ्रंश बना, और उसके बाद जा कर के हिंदी का विकास आपको होना चालू हुआ। आज जो हिंदी अपने रूप में है, तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत पास्ट में हो चुकी थी। इस प्रकार से हम अपने अतीत के माध्यम से अपने लैंग्वेज के विकास को हम जान पाते हैं। लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर की अगर मैं बात करूं, इसका विकास किस प्रकार से हुआ, यह भी कल्चर का पार्ट है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोग जान पाते हैं आर्किटेक्चर के बारे में, लिटरेचर के बारे में, फिलॉसफी के बारे में, बहुत सारे आर्ट्स के बारे में, किस प्रकार से लैंग्वेज का इवोल्यूशन हुआ इसके बारे में, रिलीजन्स के बारे में हम लोग जान पाते हैं। अगर नटशेल में बात अगर की जाए तो यह कहा जा सकता है कि जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक्चुअली में हम अपने सोसाइटी को बेहतर तरीके से जान सक पाते हैं। इस बुक में हिस्ट्री की तुलना ट्रेजर हंट से की गई है। अब देखते हैं ट्रेजर हंट क्या होता है। ट्रेजर हंट में आपको मालूम है कि आपको एक क्लू मिलता है, दूसरा क्लू होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है, और एक्चुअली में जो ट्रेजर होता है वह एक जगह पर रखा होता है। आप पहले एक क्लू से चीज़ों को सॉल्व करते हैं, दूसरे क्लू पे जाते हैं, दूसरे क्लू से तीसरे क्लू पे, तीसरे से चौथे क्लू पे, और अंत में जा कर के आपको वो ट्रेजर मिल पाता है। अब अगर बात की जाए हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में, ट्रेजर हंट का मतलब है यहाँ हम लोग जान पाते हैं वर्ल्ड के बारे में, यहाँ हम जान पाते हैं अपने कंट्री के बारे में। तो ये जानकारी ही हमारे लिए ट्रेजर है, और ये क्लू कुछ और नहीं बल्कि सोर्सेस है। जो भी हिस्टोरिकल सोर्सेस है उसके द्वारा हम वर्ल्ड को, अपने कंट्री को जान पाते हैं। इस प्रकार से ट्रेजर हंट की तुलना हिस्ट्री से की गई है, जिसमें क्रमबद्ध तरीके से हम एक निष्कर्ष पे पहुंच पाते हैं, हम अपने कंट्री, अपने वर्ल्ड को जान पाते हैं। इस क्रम में अगला टॉपिक है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगर हिंदी में कहे तो अनेकता में एकता। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे सोसाइटी में डाइवर्सिटी किस प्रकार से आई। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सपोज ये हमारा भारत है, और यहाँ से दूसरे लोग हैं जो कि बहुत सारे क्षेत्र से इंडिया में आते हैं। यहाँ पर आने के बाद ये लोग सबसे पहले सेटल डाउन हो जाते हैं, यहाँ के निवासियों के साथ मिलते हैं, जुलते हैं, व्यापार करते हैं, यहाँ शादी करते हैं, यहाँ के लोगों के साथ इंटरमिक्स होते हैं, और आगे चल कर के यही लोग इंडियन सोसाइटी के पार्ट बन जाते हैं। तो ये जितने लोग माइग्रेंट हैं, बाहर से आते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये अकेले नहीं आते हैं, इनके साथ आता है इनका कल्चर, इनका रिलीजन, इनकी लैंग्वेज, इनका कस्टम्स, और ये भारत में रह रहे लोगों के साथ आपस में मिल जाते हैं, और एक नया कल्चर, एक नया रिलीजन, एक नया लैंग्वेज और कस्टम्स यहाँ बन पाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं दो अलग अलग लैंग्वेज मिल करके यहाँ एक नए लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं उर्दू का। आपको मालूम होना चाहिए ये उर्दू पर्शियन और हिंदी से मिल करके बनी है। भारत ही वह भूमि है जहाँ उर्दू का जन्म हुआ। अब अगर हम कोशिश कितनी भी कर लें, इस उर्दू में से पर्शियन नहीं निकाल सकते हैं, और ना ही हिंदी। उर्दू अपने आप में एक अलग स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। तो इस प्रकार से अगर आज के डेट में अपने हम सोसाइटी को देखें, जो यहाँ यूनिटी है, जो हमारा कल्चर है, उसमें से हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर ग्रुप के कल्चर को बाहर निकाल नहीं सकते हैं। आज कई एक कल्चर मिल करके इतना मिक्स्ड हो चुकी है कि उसे हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं हमारे कल्चर में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कैसे अडप्ट होती है। फिर हम लोग चर्चा करते हैं
कि आखिर हमें हिस्ट्री पढ़ने की इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, इसका महत्व क्या है। आपको मालूम होना चाहिए आजकल जो हमारे देश में अलग अलग माहौल बना हुआ है, यदि आप अपने हिस्ट्री को नहीं जानते हैं तो लोग आपको बेवकूफ़ बना देंगे, लोग आपके इमोशंस का यूज करेंगे। तो ज़रूरी है कि अपने हिस्ट्री को आप जानें। जब आप अपने हिस्ट्री को जानेंगे तो आप जान पाएंगे अपने वास्तविकता को। आप यह जान पाएंगे कोई भी घटना जो आज घटित हो रही है उसका रियल रीज़न कहाँ है, उसका सोर्स कहाँ है। तो अपने प्रेजेंट को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने हिस्ट्री को जान सकें। अब बात करते हैं कि आखिर हिस्ट्री के प्रति हमारी करेक्ट अंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती है। तो कहा जाता है कि एक करेक्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है दो चीज़ों का, और अगर कहा जाए तो ये दो आंखें हैं हिस्ट्री की, जिसके द्वारा हम हिस्ट्री को समझ पाते हैं। पहली आंख है इसकी सोर्स मटेरियल, और दूसरी आंख है इसकी आर्गूमेंट्स गिवन बाय हिस्टोरियंस। हमारे पास बहुत सारा सोर्स मटेरियल है। अगर इस सोर्स मटेरियल के बारे में बात की जाए तो मेनली यह दो तरह का होता है। पहला लिटरेरी एंड सेकेंड सोर्स मटेरियल होता है आर्कोलॉजी का। अब लिटरेरी के अंतर्गत हमारे पास मनुस्क्रिप्ट है, पुराण है, वेद है, विदुषियों के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, उनका अकाउंट्स है, बहुत सारा चीज़ है जो हमारे लिटरेरी सोर्स का पार्ट बनता है। जबकि अगर आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत हमारे पास बहुत सारा शिलालेख है, अभिलेख है, क्वाइंस है, बिल्डिंग है, ये सारा का सारा आर्किटेक्चर का पार्ट होता है। तो इस लिटरेरी सोर्स और आर्किटेक्चर के द्वारा हम लोग अपने हिस्ट्री को समझ पाते हैं कि एक्चुअली में उस वक्त हो क्या रहा था, उस वक्त की सभ्यता कैसी थी, उस वक्त बिजनेस कैसा था, उस वक्त का धर्म कैसा था, या राजा की नीति कैसी थी। इन सारी चीज़ के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ज़रूरी ये है कि जब भी अगर हम किसी भी सोर्स मटेरियल का इस्तेमाल करें तो दैट शुड बी वेरी मच रिलायबल। एंड सेकेंड, हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग के लिए जो बात की जाती है तो कहा जाता है इस आर्गूमेंट्स को हम तभी कंसीडर कर सकते हैं जब यह रैशनल एनालिसिस पे आधारित हो और दूसरा क्रिटिकल एनालिसिस पे आधारित हो। अब ये रैशनल एनालिसिस क्या है और क्रिटिकल एनालिसिस क्या है। रैशनल है कि जब आप तर्कपूर्ण तरीके से जब चीज़ों को आप देखते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं तो वो रैशनल होता है। और क्रिटिकल हुआ उसके हर पॉइंट ऑफ व्यू को हम लोग देखते हैं, निगेटिव, पॉजिटिव एंड एवरीथिंग। तो जब इस बेसिस पे कोई आर्गुमेंट दी जाती है हिस्टोरियंस की तो हमें लगता है कि नहीं यह सही है, और इस प्रकार से हम हिस्ट्री को जान पाते हैं। अब आते हैं किस प्रोसेस के द्वारा हम लोग एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री की जानकारी प्राप्त करते हैं आज के डेट में। प्रोसेस टू नो हिस्ट्री। हम जानते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स जब गए तो अपने पीछे बहुत सारे सोर्स मटेरियल को छोड़ करके गए, जिसके द्वारा हम लोग जान पाते हैं। अगर हम लोग बात करें रिसेंट टाइम की तो रिसेंट टाइम में हम लोग को मालूम है कि प्रिंट का आविष्कार हो चुका है, जिसकी वजह से हमारे पास आज के डेट में प्रिंटेड रिकॉर्ड मिल जाता है। इस प्रिंटेड रिकॉर्ड के द्वारा हम लोग जान पाते हैं कि अभी फ़िलहाल क्या घटना घटी थी, 100 साल पहले क्या घटना घटी। तो जब से प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ तब से हम लोग इन प्रिंटेड रिकॉर्ड के द्वारा जान पाते हैं अपने हिस्ट्री को। जिस वक्त प्रिंटेड रिकॉर्ड नहीं थे उस वक्त की हिस्ट्री हम लोग कैसे जानते हैं, तो उस वक्त लोग अपने हाथों से लिखा करते थे। आज हमारे पास वो चीज़ें उपलब्ध है जिसके द्वारा हम उस वक्त के हिस्ट्री को जान पाते हैं। बट एक टाइम ऐसा भी तो होगा जब पेपर का ही आविष्कार नहीं हुआ था, तब उस वक्त की हिस्ट्री हम लोग कैसे जानते हैं। तो उस वक्त भी हिस्ट्री आपको लिखी जाती थी, लेकिन यह हिस्ट्री लिखी जाती थी ड्राइड पाम लीव्स के ऊपर, बार्क ट्री के छाल के ऊपर, कॉपर्स के प्लेट के ऊपर और अन्य धातुओं के ऊपर। इनफैक्ट बहुत बार ऐसा देखा गया है लार्ज रॉक्स, पिलर्स, स्टोन वॉल्स, टेबलेट्स, इन सब के ऊपर लिखा गया है। अब जिस वक्त ना तो लिखने की बात थी और ना ही लोग इस बात को कहीं रिकॉर्ड कर पा रहे थे, उस वक्त की हिस्ट्री को जानने का हमारे पास क्या सोर्स है। उस वक्त हम लोग पॉटरी के आधार पे वो लोग क्या बर्तन यूज किया करते थे, किस प्रकार के विपन्स का इस्तेमाल करते थे, कैसे टूल्स के इस्तेमाल करते थे, इन सारे चीज़ों के द्वारा हम लोग जान पाते हैं उनके जीवन शैली को, हम लोग जान पाते हैं उनका कल्चर क्या था। अब हम लोग चर्चा करेंगे वन बाय वन सोर्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में। इन सोर्सेस के अंतर्गत 3 सोर्स के बारे में चर्चा की गई है, जो है मनुस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी। 3 चीज़ों के द्वारा हम लोग जान पाते हैं हिस्ट्री को।
इसके बारे में हम लोग वन बाय वन चर्चा करते हैं। सबसे पहले मनुस्क्रिप्ट के बारे में चर्चा करते हैं। मनुस्क्रिप्ट रिटन फॉर्म में होता था और यह लिखा जाता था या तो सूखे पाम लीव्स के ऊपर या बर्च ट्री के छाल के ऊपर या उसके बाद पेपर के ऊपर लिखा जाता था। अब अगर बात की जाए पाम लीव्स और बर्च ट्री का छाल, ये एक ऐसा चीज़ है जिसमें कभी भी कीड़े लग जाते हैं तो हमारे पास जो मनुस्क्रिप्ट मिलता है उसमें से बहुत सारा मनुस्क्रिप्ट ऐसा है जो बर्बाद हो चुका है। और अगर बात की जाए पेपर की तो ये लंबे टाइम तक रहता है, लेकिन इसकी अपनी एक सीमा है। अगर हम लोग बात करते हैं पाम लीव्स और बर्च ट्री की तो ऑब्वियसली ये बहुत पुराना है, जबकि पेपर का आविष्कार ही कुछ 100 साल पहले हुआ है। जनरली मनुस्क्रिप्ट हम लोगों को लाइब्रेरीज में मिल जाता है। और अगर हम लोग बात करें कि इस मनुस्क्रिप्ट में जो रिटन फॉर्म में होता था, ऑब्वियसली इसका अपना एक लैंग्वेज होता होगा। तो इसमें किस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था कि इसमें क्लासिकल लैंग्वेज का हम लोग इस्तेमाल करते थे। क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। क्लासिकल लैंग्वेज के अंतर्गत आता है पाली एंड प्राकृत। अगर पाली एंड प्राकृत की बात करें तो आज के डेट में डे टू डे लाइफ में हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके बाद आता है संस्कृत एंड अरेबिक। आपको मालूम होगा संस्कृत और अरेबिक इसकी पढ़ाई आज भी बहुत जगह होती है, हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल जब भी होता है वो रिलीजियस सेरेमनीज के लिए होता है, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के लिए इसका प्रयोग होता है। ऐसा बहुत रेयर जगह है जहां संस्कृत बोला जाता है नॉर्मल लाइफ में। देन उसके बाद तमिल, ये साउथ इंडिया की लैंग्वेज है और ये बहुत पुरानी लैंग्वेज है। जब हम लोग संगम लिटरेचर के बारे में चर्चा करेंगे तब हम लोग देखेंगे तमिल कितना पुराना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इंडिया में 5 क्लासिकल लैंग्वेज है, पाली, प्राकृत, संस्कृत, अरेबिक और तमिल। जब इंडिया में मनुस्क्रिप्ट लिखा जा रहा था तो ऑब्वियसली वर्ल्ड लेवल पे भी मनुस्क्रिप्ट लिखा जा रहा होगा, तो वहाँ पर किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जा रहा था इसके बारे में हम लोग ब्रीफली जानते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे यूरोप की तो वहाँ पर ग्रीक एंड लैटिन, जबकि अगर हम लोग बात करेंगे वेस्ट एशिया की तो वहाँ अरेबिक एंड हिब्रू। और आपको मालूम होगा ये हिब्रू इज़राइल की लैंग्वेज है। और अगर हम लोग बात करेंगे चाइना की तो वहाँ क्लासिकल चाइनीज़ का प्रयोग किया जाता था। तो हम देख रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे यूरोप में ग्रीक एंड लैटिन का यूज किया जाता था, वेस्टर्न एशिया में अरेबिक एंड हिब्रू का प्रयोग होता था, जबकि चाइना में क्लासिकल चाइनीज़ का प्रयोग होता था। ये सारे के सारे लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज में आते हैं और शायद किसी एग्ज़ाम में आ चुका है कि इंडिया के क्लासिकल लैंग्वेज में से इसमें से कौन नहीं है। तो कौन कौन है वो हम लोग देख चुके हैं। पाली है, प्राकृत है, संस्कृत है, अरेबिक है एंड तमिल है। अब हम लोग बात करते हैं इसके स्क्रिप्ट के बारे में कि ऑब्वियसली जब ये लिखा जाता था तो इसका अपना कुछ स्क्रिप्ट होगा। तो इंडिया में जो भी चीज़ लिखा गया है तो लैंग्वेज के साथ हमेशा देवनागरी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हुआ है। मीन्स जो आपको लिखा जा रहा था पाली भाषा में या प्राकृत भाषा में या संस्कृत भाषा में, वो सारा का सारा देवनागरी स्क्रिप्ट में ही था। टाइम टू टाइम देवनागरी स्क्रिप्ट में भी मॉडिफिकेशन होता रहा है, इसमें चेंजेस आते रहे हैं। जो देवनागरी स्क्रिप्ट आज हमें देखने को मिलती है, एक्चुअली में जब हम लोग वैदिक संस्कृत देखेंगे तो वो हमें देखने में डिफरेंट लगेगा। उसे जानने के लिए हमें ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, तभी हम लोग जान पाएंगे, वैदिक स्क्रिप्ट को हम लोग जान पाएंगे। एक्चुअली में वो भी देवनागरी की स्क्रिप्ट ही है, बट वो अपने इनिशियल फॉर्म में है। अब हम लोग चर्चा करते हैं इंस्क्रिप्शन के बारे में। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन भी जो होती है यह भी आपको राइटिंग होती है, लेकिन ये राइटिंग जो होती है यह आपको स्टोन पे होती है, मेटल पे होती है, ब्रिक्स पे होता है। इन सब चीज़ों पे जब राइटिंग की जाती है, जब लिखा जाता है खोद करके, इनग्रेव्ड करके, तो इसे ही हम लोग इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो जनरली जो इंस्क्रिप्शन पाया जाता है वो रॉक्स में पाया जाता है, पिलर्स में पाया जाता है, बहुत जगह पत्थर के टेबलेट्स में पाया जाता है, बिल्डिंग में पाया जाता है, मेटल्स में पाया जाता है। इन सब जगह आप लोग को इंस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और अगर हम देखें इंस्क्रिप्शन के में ऑब्वियसली जब राइटिंग है तो इसका भी अपना कुछ लैंग्वेज होगा। तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हैं जिसका अलग अलग लैंग्वेज में है। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे अशोका के इंस्क्रिप्शन में, तो इसमें स्क्रिप्ट की अगर हम लोग बात करें तो 4 तरह के स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया है, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एंड अरमाइक। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से मनुस्क्रिप्ट हो या इंस्क्रिप्शन हो, जहाँ पर राइटिंग की बात आती है वहाँ पे स्क्रिप्ट की बात आ ही जाती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आर्कियोलॉजी के बारे में बात करते हैं।
आर्कोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ एंशियंट पास्ट। जो भी हमारे एंशियंट पास्ट की आज के डेट में धरोहर बची हुई है उसके बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो वो आर्कोलॉजी करवा कहलाता है। इसके अंतर्गत आता है मॉन्यूमेंट्स, क्वाइंस, पॉटरी, टूल्स जो हमारे पूर्वज यूज किया करते थे, या कोई आइडल हो, कोई फिगर हो, कोई इमेज हो, या बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स जिसका इस्तेमाल हमारे पूर्वज किया करते थे। ये सारे के सारे चीज़ आर्कोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। अब ऐसा होता है कि कुछ आर्किटेक्चर ऐसे हैं जो ज़मीन के अंदर हैं, जबकि कुछ आर्किटेक्चर ऐसे हैं जो ज़मीन के बाहर हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज की गई थी, वहाँ के आर्किटेक्चर के बारे में हम तभी जान पाए जब वहाँ पे खुदाई हुई। इनफैक्ट अभी भी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिल रहे हैं, और कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर हैं जो बहुत लंबे टाइम से ज़मीन के ऊपर हैं, इन्हें खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे टेम्पल्स, हिंदुस्तान में बहुत सारे टेम्पल्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्राचीन हैं। अब हम लोग बात करते हैं किस प्रकार से हम लोग के पूर्वज अपने लाइफ में आगे बढ़े, कैसी उनकी ज़िंदगी थी। तो दैट इज़ एडवांसमेंट ऑफ लाइफ। हम अपने पूर्वजों की ज़िंदगी के बारे में आर्कोलॉजी के द्वारा प्राप्त किए गए वस्तुओं के आधार पर कर पाते हैं, और उसी आधार पे हम लोग देख पाते हैं किस प्रकार से हमारे पूर्वज अपनी लाइफ जी रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग इस क्रम में चर्चा करते हैं प्रिमिटिव लाइफ के बारे में। इस वक्त जो लोग थे वो लार्जली डिपेंड थे नेचर के ऊपर। प्रकृति से जो उन्हें चीज़ मिलती थी उसे ही वो खाते थे। तो इस वक्त का जो भी फूड था वो आपका कुक्ड नहीं था। जो ये लोग क्लोथ पहना करते थे वो भी आपका सिया हुआ नहीं होता था, और इनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं थी। अगर देखा जाए तो ना तो इनके पास रोटी थी, ना कपड़ा था, और ना ही इनके पास मकान हुआ करता था। नेक्स्ट इनका स्टेज आता है फूड गैदरर का। फूड गैदरर नाम से ये स्पष्ट है कि ये लोग दो चीज़ों पे डिपेंडेंट होते थे। पहला प्लांट, ट्रीज, इनका जो भी कंदमूल इन्हें मिल जाता था उन्हें ये गैदर करते थे और खाते थे, और दूसरा ये लोग शिकार किया करते थे। ये इनकी जीविका का आधार हुआ करता था। और इसके बाद इनकी अगली लाइफ होती है फूड प्रोड्यूसर्स की। जब ये लोग फूड प्रोड्यूसर के स्टेज पे पहुंचते हैं तो उस वक्त धीरे धीरे इनको ये पता चल चुका होता है कि किस प्रकार से प्लांट एंड एनिमल को पाला जाए। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद ये लोग सबसे पहले चालू किए पशुपालन, और उसके बाद इन्होंने चालू किया प्लांट को उगाना। अब ये लोग नेचर के ऊपर जो पहले डिपेंडेंट होते थे, अब इन्हें नेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ रहा है। ये खुद अपना फूड प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, और इस प्रकार से इनके ज़िंदगी में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आना चालू हुआ। ये अपना नया नया हथियार बनाते हैं जिससे कि इनकी लाइफ और पहले से आसान हो जाती है। जब इनकी लाइफ आसान होती है, जब खेती चालू होता है और एनिमल रियरिंग चालू होता है, पशुपालन चालू होता है, तो ये लोग अपने अस्थाई बंदोबस्त की तरफ जाते हैं और अपने लाइफ को मैनेज करना चालू करते हैं। ये लोग हट बनाते हैं, झोपड़ी बनाए। अब इनके पास लीजर टाइम होता है अपने बारे में सोचने का। इनके पास ये होता है टाइम कि अपने चीज़ों को अब ये रिकॉर्ड कर सके। और तभी जब हम लोग बात करेंगे आगे भीमबेटका के बारे में, तो हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से अपने सारी एक्टिविटीज़ को ये लोग चित्रकला के माध्यम से वहाँ प्रदर्शित करते हैं, और वो पेंटिंग आज भी सुरक्षित है। और इस प्रकार से इनका लाइफ बढ़ना चालू होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज्योग्राफिकल फीचर्स जिसके द्वारा हिस्ट्री प्रभावित हुआ। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया इज ए लार्ज सब कॉन्टिनेंट एंड इट हैज़ रियली डिफाइंड ज्योग्राफिकल फीचर्स। और इस ज्योग्राफिकल फीचर्स में सबसे पहला फीचर्स जो है वो है माउंटेन का। माउंटेन में हमें मालूम है कि हिमालय पर्वत जो है वो हमारे नॉर्थ में है, एक तरह से बाउंड्रीज का काम करता है। बाहर से आने वाले ठंड हवाओं को भी रोकता है, जिससे कि नॉर्थ इंडिया कंपैरेटिवली वार्म रहता है। इन माउंटेन्स में बहुत सारे पासेस हैं जिसके थ्रू बहुत सारे लोग इंडिया में आपको आए। इंडिया में आने के बाद यहाँ रहे, यहाँ लोगों के साथ मिले जुले और नया कल्चर का डेवलपमेंट हुआ। तो इन माउंटेन्स की एक अहम भूमिका रहती है, इनके उन पासेस की, उन दर्रों की भूमिका रहती है जहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं। इनफैक्ट सिर्फ लोग आते ही नहीं हैं बल्कि इंडिया से भी बहुत सारे लोग जाते हैं। इन पासेस का इस्तेमाल प्राचीन काल से होता रहा है। सेकेंड ज्योग्राफिकल फीचर है इंडस एंड गंगा प्लेन। आपको मालूम होना चाहिए सिंधु और इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। और अगर हम लोग बात करें पंजाब की पंच आब, जहाँ पर 5 नदियाँ बहती है, और
इन नदियों के द्वारा लाई गई भूमि से भूमि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, वहाँ खेती अच्छा होता है, लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाती है। और हम लोग देखते हैं कि जब ये लोग फूड प्रोड्यूसर होते हैं तो ऑब्वियसली ये लोग चाहेंगे ऐसे जगह पे जाकर के बसना जहाँ पर कि खेती करना आसान हो, जहाँ फर्टाइल लैंड मिल सके। और जिन जिन जगह पे फर्टाइल लैंड मिला वहाँ पे लोग बसना चालू कर देते हैं। एक्चुअली में पहले ये सारा इलाका, गंगा के आसपास का इलाका बिल्कुल जंगल से घिरा हुआ था। ये लोग धीरे धीरे इन जंगलों को साफ करते हैं, वहाँ खेती करना चालू करते हैं, गांव बसता है, गांव के बाद नगर बसता है, नगर के बाद हम लोग देखते हैं मगध साम्राज्य जैसा एक साम्राज्य हमारे सामने आता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये इंडस एंड गंगा प्लेन, इसने केवल गांव और नगरों को बसाने में ही सहायता प्रदान नहीं की, बल्कि इसने बड़े साम्राज्य के स्थापना में भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। देन चर्चा किया गया है दक्षिण के पठार की। दक्षिण के पठार के अंतर्गत शामिल होता है उस पठारी इलाके का ऊंचा स्थल और साथ में वहाँ बहने वाली नदियाँ, जिससे वहाँ की भूमि उपजाऊ रही है, खेती होता रहा है और वहाँ की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलता रहा है। वैसे भी यह देखा जाता है कि ह्यूमन हैबिटेशन वहीं होता है, उन्हीं इलाकों में होता है जहाँ इन्वायरमेंट फेवरेबल हो। और अगर हम लोग बात करें फेवरेबल इन्वायरमेंट की, तो जो नदियों की घाटी होती है वो सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन लोगों के लिए रहा है रहने के लिए और अपने जीवन यापन रखने के लिए। इसी कारण हम लोग जब बात करेंगे इंडिया की, तो इंडिया का वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट दोनों ही तरफ लोग काफ़ी मात्रा में बसते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग बसते हैं ईस्टर्न कोस्ट की ओर। और उसका रीज़न ये है कि ईस्टर्न कोस्ट में बहुत सारा डेल्टास पाया जाता है, क्योंकि मैक्सिमम साउथ इंडिया की नदी या डेक्कन की नदी, पेनिनसुलर नदी, जो इतनी भी नदी है वो आपको ईस्ट वार्ड बहती है। अब हम लोग बात करेंगे किस प्रकार से ट्रेड एंड कॉमर्स का इम्पैक्ट हमारे हिस्ट्री के ऊपर पड़ता है। ट्रेड एंड कॉमर्स के तहत हम लोग देखेंगे ऐसी 3 एक्टिविटीज़ है जिसके कारण इंडियन हिस्ट्री इवॉल्व हुई। ये क्या क्या है? सबसे पहला है चारागाह, उसके बाद खेती और ट्रेड। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिससे इंडियन सोसाइटी में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। अब जैसे चारागाह में हम लोग क्या देखते हैं, जो लोग थे अपने पशुओं को चराने के लिए एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। जब ये एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं तो वहाँ उनको और भी लोग मिलते हैं, इन लोगों की ये संपर्क में आते हैं। संपर्क में आने के बाद उनकी भाषा, उनके कल्चर, उनके पहनावा को देखते हैं और इस प्रकार से हम देखते हैं कि अब जो व्यक्ति इस जगह पे रह रहा था, अपने इस चरवाहे प्रवृत्ति की वजह से उसके अंदर परिवर्तन आना चालू हो जाता है। और इतना ही नहीं, जब ये अपने पशुओं को लेकर के दूर जाते हैं चारागाह के लिए, तो इनको उस जगह पे लोग मिलते हैं ऐसे जो खेती कर रहे होते हैं। जब खेती कर रहे होते हैं, आपसी संबंध की वजह से इन्हें कुछ चीज़ें उपहार में दे दिया करते थे, या जब अपने पशुओं को चराने गए, सपोज गाय चराने गए, तो उपहार स्वरूप ये लोग दूध दे दिए। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे इन दोनों इलाके में कुछ न कुछ चीज़ों का एक्सचेंज होना चालू हो जाता है और यही एक्सचेंज रूप लेता है ट्रेड का। तो चरवाहा प्रवृत्ति और एग्रीकल्चर का विकास, ये दोनों ट्रेड के विकास में सहायक होता है। अब ट्रेड में क्या होता है कि लोग एक जगह से दूसरे जगह जाना चालू करते हैं। धीरे धीरे यह जब बढ़ने लगता है, इस एक्टिविटीज़ में फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो चालू होता है कॉमर्स का। तो अब यह ट्रेड कॉमर्स का रूप ले चुका है। जब यह कॉमर्स का रूप ले चुका है तो हम देखते हैं कि एक बाजार व्यवस्था चालू होती है। इस बाजार व्यवस्था में केवल वहाँ के स्थानीय लोग ही नहीं रहते हैं, बल्कि अलग अलग जगह से लोग आते हैं। और जब अलग अलग जगह से लोग आते हैं तो हम देखते हैं ये अपने साथ अपना कल्चर, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को भी लेकर के आते हैं। और इस प्रकार से ये बाजार संस्कृति धीरे धीरे हमारे कल्चर को चेंज करते जाती है, हमारे कल्चर को इवॉल्व करते जाती है। और इसी कारण कहा जाता है कि चरवाहा प्रवृत्ति, कृषि और ट्रेड, ये तीनों हमारे हिस्ट्री के विकास में काफ़ी सहायक सिद्ध होती रही है। अब हम लोग चर्चा करेंगे ट्राइबल पीपल के बारे में, उनके इम्पोर्टेंस के बारे में, आखिर उनका क्या महत्व है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब आप एक बात बताइए, जिस जगह पर बहुत सारे लोग आपस में आकर के मिल रहे हैं, इस जगह चेंजेज फास्ट होगा या एक ऐसा जगह जो बाकी लोगों से बिल्कुल दूर है और यहाँ कोई नहीं आता है, एकांत में है, किस जगह पे ज़्यादा विकास होगा? ऑब्वियसली विकास
इस जगह होगा, चेंजेस इस जगह ज़्यादा देखने को मिलेगी, जबकि इस जगह चेंजेस ज़्यादा देखने को मिलेगी नहीं। तो अगर हम लोग ट्रैवल के बारे में बात करते हैं तो ज़रूरी है इस बात को समझना। पहले ट्रैवल लोग जो हैं वो नेचर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं, और एक्चुअली में जिस जगह पे चेंजेस नहीं होता है ज़्यादा, उस जगह पे संस्कृति अपने मूल अवस्था में रहती है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि आज अगर इंडियन कल्चर को समझना है या किसी कंट्री विशेष, स्थान विशेष के कल्चर को समझना है, तो ज़रूरी है वहाँ के हम ट्रैवल लोगों को समझ सके। क्योंकि जिस प्रकार से शहरी कल्चर डेवलप होता गया, वहाँ पर अलग अलग कल्चर आकर के मिलती गई और एक नई सभ्यता, नए कल्चर का विकास होते रहा। लेकिन जिस जगह पर लोगों का आना जाना प्रतिबंधित रहा, लोग वहाँ आते जाते नहीं रहे, उस जगह की कल्चर अक्षुण्ण रही। तो अगर हमें इंडिया के कल्चर को जानना है, इंडिया के कल्चर को समझना है, तो ज़रूरी है कि हम इन ट्रैवल लोगों को हम समझें। इनके बारे में कहा जाता है कि दे रिप्रेजेंट द वे ऑफ लाइफ व्हेन इंडियन कल्चर फर्स्ट बिगेन। जब आपको इंडियन कल्चर की जब शुरुआत हुई थी, तो उसकी शुरुआती अवस्था यदि आपको देखना है तो हम ट्रैवल लोगों के पास जा सकते हैं। दे रिप्रेजेंट मैनी वैल्यूज विच वर पार्ट ऑफ इंडिया हैव लॉस्ट। इंडिया के पास बहुत सारी अपनी वैल्यूज़ थी जो कि खो चुका है। इनफैक्ट खोना कहना आपको गलत होगा, इवॉल्व आपको हुआ है। लेकिन अगर उस चीज़ की वास्तविकता को देखना है तो हम उस चीज़ के लिए ट्रैवल लोगों के पास जाते हैं। हम देखते हैं इंडिया का जो बेसिक कल्चर, जो बेसिक नेचर रहता है, वो हमें ट्रैवल लोगों के पास ही जा कर के दिखता है। अपने चर्चा के अंतिम बिंदु पे चलेंगे, जहाँ चर्चा की गई है नागार्जुन कोंडा के एम्फी थिएटर के बारे में। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा एम्फी थिएटर। पहले यह है नागार्जुन कोंडा का एम्फी थिएटर, और ये नागार्जुन पड़ता है आंध्र प्रदेश में। इट इज़ सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश, और इसे बनाया गया था इक्ष्वाकु राजा के द्वारा। और जो टाइम था जिस वक्त यह बनाया गया है, यह था AD 3rd to 4th सेंचुरी, और यह किसके निकट है? नागार्जुन सागर डैम के पास। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें।